सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ, आप लोग भी देखते होंगे कि जो बहुजन समाज में विभिन्न प्रकार के जो नेता हैं, उन नेताओं के पीछे लोग दौड़ लगाते हैं या भीड़ बढ़ाते हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाया जाए कि आखिर बहुजन समाज में जो नेता अपने आप को कहते हैं या लोग जिन्हें नेता समझते हैं, क्या वो नेता वाकई में इस देश में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को समाप्त करने की योग्यता रखते हैं? क्या उनके पास में इतनी शक्ति है कि वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को समाप्त कर सके? तो उसके पहले हम ब्राह्मणों के चरित्र को बहुत ही कम इसमें समझेंगे, वैसे बहुत लोग इस बात को जानते होंगे। तो पहली बात है कि ब्राह्मणों का इस देश में आरएसएस नाम का राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, कैडर बेस्ड संगठन है, और उनके बहुत सारी विंग्स है जो नए नए विचारधारा, ऐसी विचारधारा का निर्माण करते हैं जिससे कि ब्राह्मणी वर्चस्व बना रहे। तो उनके पास संगठन शक्ति है। दूसरा, ब्राह्मणों का चरित्र जो है वो साम दाम दंड भेद का है। छल भी करते हैं, कपट भी करते हैं, राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए कई तरीके के हथकंडे अपनाते हैं, डराने का भी काम करते हैं, लालसा देने का भी काम करते हैं, और बहुत लोगों के साथ में ऐसा किया। महाराष्ट्र में जो दो गुटों का निर्माण हुआ शिवसेना में, ये तो उसी का परिणाम है। तो कितने चालाक लोग हैं, इस बात को समझा जा सकता है। वो आने वाले 50 साल 100 साल में क्या करना चाहिए, यहाँ तक का उनका जो थिंक टैंक है वो प्लान बनाता है। तो ब्राह्मण जो है वो अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, सर्वश्रेष्ठता बनाए रखने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाता है। तो अब अगर प्रश्न किया जाए कि जो विरोधी है वो सत्ता पर कब्जा बनाए रखने के लिए, अपना श्रेष्ठत्व बनाए रखने के लिए हर तरह के अगर हथकंडे अपनाता है, तो उन हथकंडों को ख़त्म करने की या उन हथकंडों को समझने की क्षमता बहुजन समाज के नेताओं में किस किस में है? तो बहुजन समाज में जिन नेताओं का नाम लिया जाता है, उनमें अगर सबसे पहले देखा जाए तो बहन जी का नाम आता है। तो बहन जी का अगर हम देखेंगे तो दुश्मनों के पास अगर संगठन शक्ति है, तो बहन जी के पास वो संगठन शक्ति तो दिखाई नहीं देती है। काशीराम साहब ने पूरे भारत में जो संगठन शक्ति का निर्माण किया था, वो तो सिमटते यूपी तक रखी। अब यूपी में भी कहा था कि ये भी नहीं पता। तो बहन जी के पास संगठन शक्ति नहीं है। हाँ, आप जरूर ये कह सकते हैं कि फिर उनकी रैलियों में तो इतने लाखों की भीड़ आती है। तो भीड़ आती है, भीड़ का होना अलग बात है और संगठन शक्ति का होना अलग बात है। दुश्मन के पास संगठन की शक्ति है और आपके पास भीड़ है, तो भीड़ संगठन शक्ति का मुकाबला नहीं कर पाती है। वैसे तो फिर मध्य प्रदेश में फुलसिंह बरैया जी के समय भी भीड़ आती थी, अब वो भीड़ किधर चली गई पता ही नहीं। भीड़ होना अलग बात है, संगठन शक्ति, हम जिन्हें बहुजन समाज का नेता कहते हैं, बहन जी, संगठन शक्ति नहीं है। दूसरा, ब्राह्मणों के षड्यंत्र को समझने की योग्यता। ब्राह्मण जो षड्यंत्र करते हैं 25 साल 50 साल आगे का सोचकर, तो आज का सोचकर थोड़ी काम करते हैं। आज का सोचकर जो काम करने वाले लोग हैं वो अलग है, वो आगे की भी प्लानिंग करते हैं, क्योंकि उनके पास तो उतनी बड़ी संगठन शक्ति है, सबका अपना अपना काम डिसाइड किया हुआ है ब्राह्मणों ने। तो ब्राह्मणों के षड्यंत्र को समझने की जो योग्यता है वो भी नहीं दिखाई देती है। बहुत सारा देश में बहुत कुछ चल रहा है जिसके ऊपर जागरूक करने की, समाज को बताने की, जगाने की, समझाने की आवश्यकता है, वो योग्यता भी नहीं दिखाई देती। फिर अगर दुश्मनों ने छल कपट करके या लालच देके, मोह माया देके, या पैसों का लालच देके, धन दौलत का लालच देके अगर घेरने की कोशिश की, तो उससे निकल जाएंगे, ये भी नहीं दिखाई देता है। अगर किसी मामले में फंसाने का और डराने धमकाने की अगर बात की गई दुश्मनों की तरफ से,
उसमें से कैसे बचा जाए, उससे निकलने का क्या रास्ता है, वो भी नहीं दिखाई देता है। तो सरेंडर होने वाला कार्यक्रम हो जाता है। तो वैसे ही सामने दिखाई देता है, अरे बाप रे, उनके पास तो पूरे भारत की सत्ता है, इतना संगठन है, इतनी शक्ति है, इतना सब कुछ है, कहाँ अपन भिड़ पाएंगे। वैसे ही सरेंडर हो जाते। तो ये सारी चीज़ें तो दिखाई नहीं दे रही है। तो फिर आखिर वो समाज का नेतृत्व कैसे कर सकते हैं अगर ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है। तो ये पहले बहन जी के बारे में बताया। दूसरा, और चंद्रशेखर रावण जो भीम आर्मी चलाते हैं, तो उसमें भी कई मतलब जो युवा है वो युवा रावण उनके पीछे दौड़ लगाते रहते हैं। अरे दौड़ लगाते, लेकिन अगर आप अपने दिमाग में इस बात को रखो या ये सोचो अपने मन में, कम से कम एक बार जरूर सोचो, क्या चंद्रशेखर रावण ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो हजारों साल से चली आ रही है उसको समाप्त करने की योग्यता रखते हैं? तो विधायक सांसद बनना ही मैटर नहीं है ना, क्या उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को समाप्त करने की योग्यता रखते हैं? तो अगर उनके पास भी देखा जाए तो संगठन शक्ति के नाम पे तो कुछ है ही नहीं। संगठन शक्ति का तो कोई मैटर ही नहीं है, केवल जय 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 भीम यही सब है, और पुलिस वालों से कहीं पे लड़ना भिड़ना है, और जहाँ घटना होती है वहाँ पर जाना है। तो इससे ब्राह्मणवादी व्यवस्था तो खत्म नहीं होगी। वो कर रहे वो अच्छी बात है, लेकिन उससे ब्राह्मणवादी व्यवस्था समाप्त होने वाली नहीं है। तो वो संगठन शक्ति उनके पास भी दिखाई नहीं देती है। जो भाई दुश्मन से अगर आपको लड़ना है तो दुश्मन के पास जो शक्तियाँ है उतनी शक्तियाँ तो उसके कम से कम बराबर की शक्तियाँ तो आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, दुश्मनों के षड्यंत्र को समझने की योग्यता, तो उसका तो दूर दूर तक कोई मैटर ही नहीं है रावण के पास। जो दुश्मन जो राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर जो विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र करते हैं, उस षड्यंत्र को समझाते हुए वो अंदर तक कैसा आखिर षड्यंत्र कर रहे हैं। अब ईवीएम का अगर देखा जाए राजनीतिक स्तर पर, तो ईवीएम के षड्यंत्र के खिलाफ कुछ नहीं। धार्मिक स्तर पर वो षड्यंत्र कर रहे हैं, बौद्धों के विहारों को मंदिरों में तब्दील कर दिया, और हमारी जो मूल पहचान है, जो नागवंशियों की पहचान है, बौद्धों की पहचान है, हमारी पहचान को हमारे ही नागवंशी लोगों को उन्होंने हिंदू में कन्वर्ट कर दिया, लगातार प्रचार प्रसार करके। वहाँ से हमारे लोग निकलने चाहिए, उस ब्राह्मण धर्म से मुक्त होने चाहिए, ऐसा कोई प्लानिंग तो नहीं दिखाई देती है। तो फिर इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से कैसे लड़ेंगे? उनके अंदर भी दिखाई नहीं देता। तीसरा, प्रकाश आंबेडकर जी महाराष्ट्र में, तो उनका तो एक बार मैंने भाषण सुना था जब भोपाल में आए थे। तो उन्होंने क्या कहा, जब लोगों से पूछा मैंने कि उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा, तो समझ में नहीं आया क्या कहा क्या नहीं कहा। ना कांग्रेस के विरोध में कहा, ना बीजेपी के विरोध में कहा, ना कांग्रेस के समर्थन में कहा, ना बीजेपी के समर्थन में कहा, और ना ही अपनी कोई ऐसी बात कही। हमको तो समझ में नहीं आया कि आखिर वो कह क्या रहे थे या कहना क्या चाहते। तो लोग ही कंफ्यूज थे उनकी बात सुनने के बाद। लोगों का ही कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ। अब उनको लगा कि भाई महाराष्ट्र से आए हैं और प्रकाश आंबेडकर जी ऐसा कहते हैं, तो ज़रूर कुछ अच्छी बात हमें सुनने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। जब कार्यक्रम हुआ, आधा घंटा या 40 मिनट उन्होंने अपनी बात रखी, और लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिर कहना क्या चाहते। स्पष्ट होना चाहिए ना कि आखिर करना क्या चाहते, वही नहीं था। तो फिर वो ब्राह्मणों के षड्यंत्रों को समझना, और फिर उनका लोभ मोह माया लालसा, और फिर उनके द्वारा अगर किसी तरह की कोई दबाव डाला जाता है उसको पार करना, ये सारी बातें कहाँ से होगी जब बात ही स्पष्ट नहीं की जा रही है। तो अभी तो फिलहाल यही दिखाई देते हैं बहुजन समाज के नाम पर। तो इन तीनों को अगर खड़ा किया जाए तो, और एक तरफ ब्राह्मणवादी व्यवस्था को देखा जाए, और एक तरफ बहन जी रावण और प्रकाश आंबेडकर इनको देखा जाए,
तो देखकर क्या आपको लगता है कि ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नेस्तनाबूद कर सकते? वो सारे गुण, वो सारे लक्षण इनके अंदर दिखाई देते हैं। आपने खुद भी इसके ऊपर विचार करना चाहिए। अब जो बहुजन समाज का जो एक चौथे नंबर पे जो नेता है वो है वामन मेश्राम। अब वामन मेश्राम, इनके पास में संगठन शक्ति है, कैडर बेस लोगों की संगठन शक्ति है, विचारधारा है, ब्राह्मणों के षड्यंत्र को समझने की योग्यता है। ऐसे नए नए षड्यंत्र जो भारत में लोगों को समझ में ही नहीं आते हैं, वो सबसे पहले वामन मेश्राम जी जो है विषय बनाकर राष्ट्रीय अधिवेशन में विषय लगाकर और फिर उसके ऊपर पूरा 40 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटे का पूरा विश्लेषण करके बताते हैं कि आखिर कैसा मैटर है वो, और आखिर दुश्मनों ने कैसे कैसे क्या क्या षड्यंत्र किया है और इससे बहुजन समाज का क्या नुकसान हो सकता है। वो बौद्धिक योग्यता दिखाई देती है। ईवीएम के विरोध में दूसरी परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। भारत में कोई बहुजन समाज का नेता नहीं बोल रहा ईवीएम के विरोध में। प्रकाश आंबेडकर जी तो कह रहे थे कि ईवीएम से मुझे डर लगता है। तो खुद जो नेता ही खुद डर रहा हो, वो समाज का नेतृत्व कैसे करेगा? बाकी बहन जी और चंद्रशेखर रावण तो ईवीएम के ऊपर बोल ही नहीं रहे। तो वामन मेश्राम में जिसके पास संगठन शक्ति है, दूसरा वो ब्राह्मणों के षड्यंत्र को समझ लेते हैं और समझकर फिर उसके ऊपर पूरा विश्लेषण करके लोगों को बताते हैं, जिससे लोगों को बात समझ में आए, लोगों के मानसिक स्तर तक जाकर उनको समझाने का प्रयास करते हैं। इन नेताओं को तो कभी देखा नहीं, उन्होंने कभी चिंता की हो कि लोगों को समझ में आनी चाहिए बात। दूसरा, लोभ, लालसा, मोह माया और जो दबाव डालने का जो मामला है, उससे भी वामन मेश्राम जी निकले। आज भी चलते रहता है। अब प्रशासन की तरफ से भी दबाव डाला गया था। पहली जो परिवर्तन यात्रा निकली थी, बाद में जान से मारने की धमकियां मिली हरियाणा से, वहाँ से भी निकले। तो ये योग्यता तो फिर वामन मेश्राम में ही दिखाई देती है। तो यदि हम एक तरफ ब्राह्मणवादी व्यवस्था को रखें और एक तरफ बहुजन समाज के नेताओं को एक लाइन से 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके अगर रखे और फिर देखें कि इस नेता में क्या ये 2000 साल से चली आ रही ब्राह्मणवादी व्यवस्था को समाप्त करने की योग्यता है, क्या वो शक्ति है, इस आधार पर अगर हम इसका तुलनात्मक अगर अध्ययन करें और तुलना करें, एक तरफ ब्राह्मणवादी व्यवस्था, दूसरी तरफ बहुजन समाज के नेता, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस नेता के पास ये योग्यता है, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि हाँ, इससे उम्मीद की जा सकती है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था को समाप्त करने का काम कर सकता है। तो ये बहुजन समाज के नेता जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। दूसरी तरफ बहुजन समाज के और भी नेता है, जैसे शरद पवार जी है, उधर झारखंड में सोरेन है, अखिलेश यादव है, तेजस्वी यादव है। तो ये बहुजन समाज के हैं, लेकिन ये फुले साहब अम्बेडकरी विचारधारा लेकर चल नहीं रहे हैं, इसलिए बहुजन समाज के नेता इन्हें नहीं कहा जा सकता है। वो बहुजन समाज के और समाजवाद के नेता समाजवाद की विचारधारा चला रहे हैं। इधर वो कांग्रेस माइंड विचारधारा चला रहे हैं, उधर वो आदिवासी विचारधारा। और बहुजन विचारधारा जो फुले साहू अम्बेडकरी विचारधारा जिसे कहते हैं, उस फुले साहू अम्बेडकरी विचारधारा पे चलना होगा ना, तो बहुजन समाज के नेता कहलाएंगे। क्योंकि फुले साहू अम्बेडकरी विचारधारा में तो फिर ब्राह्मण धर्म के खिलाफ भी काम करना होगा, ब्राह्मण धर्म को भी नेस्तनाबूद करने के ऊपर बात करनी होगी। ये जो फुले साहू अम्बेडकरी विचारधारा से जुड़े नहीं है, वो तो खुद ही अपने आप को हिंदू कहते फिरते हैं। तो उनसे तो उम्मीद करना तो बेकार ही है। वो तो इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को समाप्त करना क्या, उसको तो वो टच भी नहीं कर पा रहे। उनका केवल एक टारगेट है, हमें सीएम बना दो या हमें सत्ता दिलवा दो, बात खत्म। व्यवस्था का क्या, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था का क्या? तो जिनसे उम्मीद कर सकते हैं उनके अंदर वो योग्यता दिखाई नहीं दे रही है। तो फिर ले दे के एक ही आदमी बचता है, वामन मेश्राम, जो कैडर बेस संगठन चला रहे हैं, संगठन शक्ति का निर्माण किए हुए हैं और
जो षड्यंत्र जो दुश्मनों द्वारा किया जा रहा है उसको प्रतिदिन उजागर करते हैं। जो भी नए नए मुद्दे आते हैं उसमें वो दुश्मन षड्यंत्र कैसे करता है इसके बारे में समाज को जागरूक करने का काम करते हैं और उस व्यवस्था को नेस्तनाबूद करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनकी जड़ तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। और जो हमारी मूल पहचान है नागवंशी की और हम इस देश के मूल निवासी है, उस पहचान को प्रस्थापित करने का काम कर रहे हैं। तो उनसे उम्मीद की जा सकती है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था को समाप्त कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को समाप्त करने और व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए साथ सहयोग जरूर करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय हिंद।